नमस्ते। तो हमने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया है। यस, आज हम बात कर रहे होंगे फोर्सेस की। तो काइनेमेटिक्स की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन बट विदाउट गोइंग इनटू कॉज ऑफ मोशन. So we don't ask this question why this object started to move. Yes, and if object was already moving, why it stopped, why this object changed its direction of motion. So all those whys were missing in kinematics. So basically in this chapter we'll get to know why those things जो कि जो क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स में हमने नहीं समझे, वो उनका जो आंसर है वो हम यहाँ पे करेंगे फोर्सेस में. ऑलराइट, वेल फोर्सेस शायद आप अपने 6th स्टैंडर्ड से ही सुनते हुए आ रहे हैं और महसूस तो आप जब से पैदा हुए तब से कर रहे हैं. ठीक है, तो फोर्स का बेसिक डेफिनेशन अगर हम बोलें तो हो जाएगा किसी भी तरीके का धक्का यानी पुश या फिर खींचना पुल, भले ही वो कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करके हुआ हो या फिर बिना कॉन्टैक्ट के हुआ हो, क्या कहलाता है? फोर्स. स्टार्ट ओके. सो चलिए लिख लेते हैं इस बात को हम. फोर्स तो लिख लीजिए, फोर्स इज ए पुल और पुश. फोर्स इज ए पुल और पुश विच changes state of any object. Now what is the meaning of state? तो वहां पे लिख लीजिए आप, by state we mean the velocity. Okay, means सपोज कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और उस पर कुछ फोर्स लगा दिया गया. ऑलराइट, तो वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा. नाउ यू में से, जैसे मैं आपको समझाऊं कि सपोज ये मोबाइल फोन मेरे हाथ पर रखा हुआ है, ठीक है, और मैं इसे खींचूं इधर, है ना, तो थोड़ा बहुत खींचने पे तो ये मूव करना स्टार्ट नहीं कर रहा है. हाँ, मैं जब ज्यादा खींच रहा हूं तब ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है. तुम बोल सकते हो कि भाई अगर आप बोल रहे हो कि फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए तो ये रेस्ट पे है, और जब मैं फोर्स लगा रहा हूं ये तो अब भी रेस्ट पे है, अब भी रेस्ट पे है, फोर्स बहुत बढ़ा दिया तब ये मूव करना स्टार्ट किया, तो फिर ये क्या है? सो लेट मी टेल यू कि ये जो मोबाइल फोन मेरे हाथ पे रखा हुआ है और मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूं, एक और फोर्स मेरा हाथ लगा रहा है इस मोबाइल फोन पे जो मेरे फोर्स को बैलेंस कर रहा है. ठीक है, तो ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया है, द फोर्स इज एनी काइंड ऑफ पुश और पुल विच कैन चेंज और विच चेंजेस स्टेट ऑफ एनी बॉडी. सो देयर बाय फोर्स आई मीन नेट फोर्स. ओके, मीन्स टोटल फोर्स जो लग रहा है. हो सकता है आप फोर्स लगा रहे हैं पर कोई और भी उस पर फोर्स लगा रहा है जो आपके फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है, और नेट फोर्स कितना बना रहा है? 0. तो फिर स्टेट चेंज नहीं होगी. ऑलराइट, ओके. अब फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं हम ये बात करने वाले हैं. आप फोर्स तो समझ गए, जैसे ये मार्कर है ना, मैं अगर इसे यहां से छोड़ दूं रेस्ट से तो ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेता है, तो हम बोलते हैं कि अर्थ इसे खींच रही है नीचे, पुल टाइप का एक फोर्स लग रहा है. यस, ओके, अर्थ पुल कर रही है मतलब वो अर्थ का फोर्स. अच्छा, अगर ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है, अब तो ये जिंदगी भर रखा रह सकता है, ऐसे हमेशा रखा रह सकता है, नीचे तो जाएगा नहीं, तो क्या अर्थ ने खींचना बंद कर दिया इसे? नो, एक्चुअली जब मैंने इसे यहां से छोड़ा था और ये नीचे गिरा, उस टाइम पे सिर्फ अर्थ का ही फोर्स था नीचे, तो नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी चेंज हुई. ऑलराइट, हाँ, जब ये मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है, अर्थ इसे अब भी नीचे खींच रही है, पर मेरा हाथ उतना ही अपोजिट फोर्स इस मार्कर पर कहां लगा रहा है? ऊपर. इसीलिए इस मार्कर की स्टेट चेंज नहीं हो रही है. ओके, वेल, तो आप यहां पे एक लाइन भी लिख सकते हैं, इफ नेट फोर्स acting on
a body is zero, then its state does not change. Then its state does not change. ठीक है? So we'll talk about all these statements in great detail. They are very famous. Newton's laws of motion. Newton gave 3 statements basically. तो हम वहीं पर बात करेंगे. ओके? फिलहाल हम बिल्कुल सिर्फ आज बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, छोटी छोटी बातें ही करेंगे अपन, है ना. तो फोर्स टर्म अपन ने समझ लिया. कैसा भी धक्का, यानी इस बोर्ड को मैं पुश कर रहा हूँ, क्या मैं फोर्स लगा रहा हूँ? हाँ लगा रहा हूँ भाई, बोर्ड तो कहीं नहीं जा रहा है. वो बात और है कि बोर्ड पर जो वॉल है वो भी एक फोर्स लगा रही है. ओके, सो आप लोग इतना समझ गए. अब लिख लीजिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. लिखिए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, आप समझ सकते हैं. अगर कोई मुझे इधर से खींच रहा है, कोई दूसरा इधर से भी खींच रहा है, तो हो सकता है मैं कहीं ना जाऊं, है ना. तो क्या फोर्स एक्ट हो रहा है मेरे ऊपर इंडिविजुअली? हाँ, पर नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो. सो अपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस कैंसिल आउट कर रहे हैं, और फोर्स वेक्टर लॉस भी फॉलो करता है, इसलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. तो लिख लीजिए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन है. फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है. डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-1 है. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स MLT-1 है. ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा सकता है फ्रॉम न्यूटन्स लॉज, सेकेंड लॉ F = ma. आगे हम पढ़ेंगे. ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं अपन कि टाइप ऑफ फोर्सेस. तो इसमें आप लिख लीजिए देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. टाइप ऑफ फोर्सेस में देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. यानी अभी तक जो इंटरेक्शंस साइंटिस्ट ने देखे समझे, उनको 4 भागों में बांट दिया, 4 कैटेगरीज में. पहला टाइप का इंटरेक्शन, इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. दूसरा जो फोर्स है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है. तीसरा न्यूक्लियर फोर्स, दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ओके, सो न्यूक्लियर फोर्स. एंड fourth is called the weak force. Weak force. Okay. Well, अब हम एक एक करके इन सारे फोर्सेस के बारे में बात करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो लिखिए आप हेडिंग ग्रेविटेशनल फोर्स. तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों एक्ट होता है? सो लिख लीजिए एनी 2 बॉडीज हैविंग मास, any 2 bodies having mass attracts each other and the force is called gravitational force. इसके बारे में बहुत डिटेल में हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, बस आप इतना समझ लो कि आपके पास अगर एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, ठीक है, और उनके बीच का सेपरेशन r है, तो उन दोनों पे एक फोर्स लगता है. ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और दिस इज फोर्स. ठीक है. सो F12, F21, मैं आपको नेमिंग भी समझा दूं. F12 का मतलब हमारे लिए क्या होगा? दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड F21 का मतलब क्या होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. तो इस टर्मिनोलॉजी से आपको 2 बातें समझ में आती है कि फोर्स जब भी आप सुने
तो आपको एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है और किस पे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स हमेशा कोई ना कोई एजेंट होगा, कोई ना कोई मीडियम माध्यम होगा जिसके जो कि फोर्स लगा रहा है, और दूसरा जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों एंटिटीज अगर आप पहचानना सीख जाएंगे तो आपको आगे चीजों को समझने में, अपने आसपास की दुनिया को समझने में भी काफी मदद मिलेगी। ओके, सो फोर्स इसमें आप दो क्वेश्चन जरूर पूछिए, हु इज अप्लाइंग, हु इज अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है। दूसरा, ऑन विच बॉडी फोर्स इज अप्लाइड। सो आपको दो सवाल पूछने हैं हमेशा कि फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है और किस पे अप्लाई हो रहा है। एक बात आप जरूर नोट कर ले, स्टेट किसकी चेंज होगी, जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ना कि जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, सो हियर आई वांट यू टू राइट ए नोट, और यहां पे क्वेश्चंस लिख लीजिए, और इसी के एक्सटेंशन में एक पॉइंट लिखिए, स्टेट ऑफ ए बॉडी, state of a body changes due to forces applied on it, underline on it. State of a body changes due to forces applied on it, not forces applied by it on something, not forces applied by it on something. क्लियर? तो मेरे ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो मेरी स्टेट चेंज करेंगे, ना कि मैं किस पे फोर्स लगा रहा हूं वो चेंज करेगा। सो टेक केयर ऑफ दिस। ऑलराइट, तो मैं वापस आ जाता हूँ ग्रेविटेशन पे। तो न्यूटन ने ये लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने बोला कि जो F12 है वो F21 के एग्जैक्टली अपोजिट होगा, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। ठीक है, और मान लीजिए वो मैग्नीट्यूड F है, और वो F उन्होंने बोला कि ये एक कांस्टेंट G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, जहां पे G की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 SI यूनिट्स। ओके, सो ये आपका कैपिटल G है, मासेस आपको पता है। सो दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Now, let us understand कि दो बहुत छोटी छोटी बॉडीज कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगी। एक क्वेश्चन के जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास 2 kg है, और एक दूसरी बॉडी है जिसका मास 10 kg है। ठीक है, और उनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए 1 मीटर है। तो मैं पूछ रहा हूं फाइंड ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन ईच मास ड्यू टू द अदर। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे। तो एक को 1 मान लेंगे, दूसरे को 2 मान लेंगे। हमें बाकी सारी बातें पता ही है कि मैग्नीट्यूड में ये इक्वल होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो ये दोनों क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को। तो कितने से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, कुछ F से। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इट विल बी इक्वल टू G विच इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू एक का मास 2, दूसरे का मास 10 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 1 का स्क्वायर। तो ये कुछ कितना आ जा रहा है अपने पास, 2 से इधर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है मेरे पास 13.34 इंटू 10 टू द पावर -10, यानी कि ये आ रहा है मेरे पास 1.334 इंटू 10 टू द पावर -9, यस, न्यूटन। ठीक है भाई, मतलब ये फोर्स बहुत ही कम आ रहा है ना भाई, 10 टू दी पावर -9। आप समझ रहे हैं क्या?
0.8 zeros, then some number you'll get 133, like that. So how much force is this? This is very 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 small force. All right, तो आप ये बात यहाँ पे मेंशन कर लें that gravitation force इस क्वेश्चन के बाद मेंशन करें, gravitation force between two finite mass bodies, जैसे मैं हो गया है ना, इवन एक बड़ी सी बिल्डिंग आप ले लीजिए, कुछ 10-12 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसका भी मास बहुत सारा है, पर वो बहुत सारा मास भी मेरे ऊपर ना के बराबर ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करा पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो g है वो बहुत ही छोटा कांस्टेंट है, 10⁻⁻11 के ऑर्डर का कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू फाइनाइट मास बॉडीज which we see around ourselves due to each other is negligible. This is why आप देखते हैं कि अगर आपने ये सपोज मेरे हाथ है और मैंने यहाँ पे ये दोनों मार्कर ऐसे रख दिए साइड बाई साइड, ठीक है, अब ये हमेशा ऐसे ही रखे रहेंगे, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं उनके मासेस की वजह से? हाँ, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर वो अट्रैक्शन इतना वीक है कि वो नीचे के फ्रिक्शन को भी ओवरकम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन पुल इज वेरी वेरी वीकर फोर्स बिटवीन टू फाइनाइट मास बॉडीज विच वी सी अराउंड ईच अदर। सो आप इसे लिख लीजिए। सो इन कैलकुलेशंस वी विल नॉट कंसीडर इट, we will not consider it. Now, क्या अर्थ भी हमारे ऊपर ना के बराबर फोर्स लगाएगी? तो आंसर है नो। अर्थ अच्छा खासा फोर्स लगा सकती है, देखते हैं कितना लगाती है, बेस्ड ऑन, बिकॉज अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है। तो चलिए समझते हैं इस बात को कि अर्थ कितना ग्रेविटेशन पुल हमारे ऊपर लगा सकती है। तो आप इसी में एक छोटी सी हेडिंग बना लीजिए, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बॉडीज नियर अर्थ सरफेस से मेरा मतलब है आप अर्थ सरफेस से 100 मीटर 200 मीटर 1 किलोमीटर ऊपर भी जाएंगे तब भी आप यही कंसीडर कर सकते हैं। तो समझिए इस बात को, अर्थ बहुत बड़ा है, यस। सो और अर्थ, वैसे तो अर्थ क्या है, एक स्फीयर है, हाँ जी, अर्थ एक स्फीयर है जो इसका सेंटर है, पर हमें अर्थ फ्लैट दिखता है क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। यानी मैंने अगर बोर्ड पे अर्थ दिखा दी तो मैं खुद को तो दिखाई नहीं सकता यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो वी आर टू स्मॉल, हम बहुत ही पास में हैं अर्थ सरफेस के और इसके कंपेरिजन में बहुत छोटे भी हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी दिख गई, ये भी बहुत हो गया, इतना भी नहीं दिखता हमको, ठीक है। तो हमें ये पोर्शन कैसा लगता है? फ्लैट। अच्छा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं, बहुत ऊपर चले जाएंगे तो आपको अर्थ का कर्वेचर दिखाई देने लगेगा। ओके, वेल, तो मान लेते हैं कोई भी एक बॉडी है, ये डायग्राम टू द स्केल नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है अर्थ की सरफेस पे जो कि जिसका मास स्मॉल m है, इस बॉडी का मास स्मॉल m है, अर्थ का मास कैपिटल M E, और इनके सेंटर और इसके बीच में जो डिस्टेंस है भाई वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है RE। तो आप बताइए अर्थ कितना फोर्स लगा रही होगी इस बॉडी के ऊपर? सो दिस इज फोर्स ऑन दिस बॉडी, ठीक है, ड्यू टू द अर्थ। सो मैं FBE इसे नाम दे देता हूं, B फॉर बॉडी। अब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से? सो FBE मस्ट बी इक्वल टू G मास ऑफ दिस बॉडी इनटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, है ना। अच्छा, अगर आप यहां से थोड़ा ऊपर भी चले जाते हैं तो भी ये डिस्टेंस तो बहुत ही कम रहेगी एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो आप नियर अर्थ सरफेस भी ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो ये कितना आ रहा है आपके पास? इट इज FBE। इसे आप लिख सकते हैं, मास ऑफ बॉडी को एक साइड निकाल दीजिए और इसे ऐसे लिख दीजिए GME डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। यस,
अब ये सब का पूरा टर्म कांस्टेंट है एंड इसी टर्म को हम g बोलते हैं. हियर दिस टर्म कैपिटल G, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यही कहलाता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यू नो g इज 6.67 into 10 to the power minus 11 SI यूनिट्स. ओके, मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 into 10 to the power 24 kilogram. This is the order of mass of the earth. Now your question comes, how do we know this कि mass of earth कितना है? So there are certain experiments and calculations which can be used to find mass of the earth, and one can use one calculation here itself. You can measure the acceleration from the kinematics experiment. Yes, आप किसी distance से throw करिए, stopwatch से time measure कर लीजिए and use the formula t equal to root of 2h by g. h आपको पता रहेगा, है ना? टाइम आपको पता है तो आप g निकाल लिए. अब आप लिखिए g equal to this. Now if you know the radius of the earth, you can go for mass of the earth. So there are many indirect approaches जहाँ से आप mass of earth पता कर लेते हैं. वैसे ही आप radius of earth भी आप कहीं ना कहीं से पता कर लेते हैं. हम उन डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं. और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो होती है 6400 किलोमीटर्स, यानी 6.4 इंटू 10 to the power 6 meters. ठीक है, तो दिस इज मास ऑफ द अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ, दिस इज g. आप इसे पुट करके देखिए यहाँ पे, तो आपको जो आंसर मिलता है स्मॉल g का वो मिलता है 9.81. इट कम्स आउट टू बी 9.81 एंड यूनिट आती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे रफली हम कितना ले लेते हैं कैलकुलेशंस में 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ऑलराइट, तो व्हाट इज द फोर्स? जो हमारा पॉइंट था यहाँ पे कि फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द अर्थ, वो कितना आ रहा है? स्मॉल m इंटू जी आ रहा है, जहां पे g की वैल्यू आपको पता है. एंड स्मॉल m क्या है? आपका मास ऑफ द बॉडी. तो किसी भी बॉडी को अर्थ कितने फोर्स से नीचे खींचती है? m इंटू जी से. समझ गए ये बात? ठीक है, सो दिस इज द फोर्स. तो ये बात आप यहाँ पे नोट करें आफ्टर राइटिंग दिस थिंग, राइट? Force on a body of mass small m due to the earth is force on a body of mass small m due to the earth is small g is m into g. Force on a body of mass small m due to the earth is small m into g, pointing towards center of the earth. Pointing towards center of the earth. Now, as we are talking about near earth surface, है ना, हमारे सरफेस के बहुत पास में है, तो हमें अर्थ कैसी दिख रही है? फ्लैट. अर्थ फ्लैट दिख रही है, तो फिर हम क्या बोल देंगे कि कोई भी बॉडी है जिसका मास m है, तो अर्थ उसे वर्टिकली डाउनवर्ड खींचेगी. ऑलराइट, तो पर जब मैं आपको ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तब हम किन डिस्टेंसेस की बात कर रहे होंगे? सपोज वी विल बी टॉकिंग अबाउट मून, वी विल बी टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो अर्थ की सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पे होंगी, तो वहां पे अर्थ के कर्वेचर को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा. तो आप डायरेक्शन किधर दिखाएंगे ग्रेविटेशन फोर्स की? टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ रियलिटी में. अब आप नीचे यहां लिख लीजिए, फॉर नियर अर्थ फॉर द ऑब्जेक्ट्स which are placed near earth surface, earth can be considered as flat. Okay, and direction of gravitational force can be taken as vertically downward. तो हम क्या माना करेंगे अभी के सारे सिचुएशंस में कि कोई भी बॉडी है, उसका मास m है, तो अर्थ उस पर जो फोर्स लगाएगी वो नीचे की तरफ यानी वर्टिकली डाउनवर्ड लगाएगी, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? स्मॉल m इंटू जी, और g मुझे पता है. आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके. तो क्या हमें ये कंसीडर करना चाहिए? हाँ भाई, तो अगर मैं एक 1 किलोग्राम की बॉडी को अपने हाथ के ऊपर रखा हुआ हूं,
तो अर्थ उसे खींच रहा है कितने फोर्स से नीचे, m इंटू जी से, m इज 1, g इज 10, मैं 10 ले रहा हूं, तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। यस, तो मैंने इसे रोक के रखा हुआ है, तो मैं इस पर कितना फोर्स लगा रहा हूं, 10 न्यूटन ऊपर की तरफ, क्योंकि मैं अगर अपना हाथ हटा लेता तो ये एक्सेलरेट करने लगता नीचे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, सो अब आप न्यूटन को फील कर सकते हैं, आई मीन जो न्यूटन यूनिट है फोर्स की वो क्या होती है रियलिटी में, उसे आप महसूस कर सकते हैं कि आप एक 1 किलोग्राम की बॉडी को उठाने के लिए जो पुल लगाना पड़ता है आपको, वो पुल कितना होता है, 10 न्यूटन। ठीक है, यानी आप 0.1 किलोग्राम यानी 100 ग्राम की बॉडी को उठाने के लिए आप जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स होता है 1 न्यूटन ऑलमोस्ट। ओके, चलिए, तो हमने ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर ली। तो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ कैसे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड वैल्यू कितनी रहेगी, m इंटू जी। क्या ये बहुत निग्लेजिबल है? ये निग्लेजिबल नहीं है। आप देख पा रहे हैं 1 kg की बॉडी पर 10 न्यूटन लग रहा है, जबकि यहाँ पे जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था वो 10 की बहुत सारे नेगेटिव पावर्स में आया था। तो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फाइनाइट मास, उन्हें अपन निग्लेक्ट करेंगे, पर ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन बॉडी एंड अर्थ निग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो कहां एक्ट होगा, नीचे। समझ गए सभी लोग? ओके, अब ग्रेविटेशन फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में आप लिख लीजिए। तो पहली प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशन फोर्स इज ए फील्ड फोर्स, FIELD, फील्ड। फील्ड का मतलब है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। तो इस मार्कर पे अर्थ जो फोर्स लगा रही है, क्या ये मार्कर अर्थ के कांटेक्ट में हो तभी लगा सकता है? नहीं, ये मार्कर अर्थ से ऊपर भी हो तब भी अर्थ इस पर फोर्स लगा सकती है। तो ग्रेविटेशन का जो फोर्स है उसके लिए एक कांटेक्ट स्टैब्लिश होना जरूरी नहीं है, वो एक नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स है, जिसे हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स। ठीक है, दूसरी बात जो पॉइंट आपको लिखना है इसमें, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी दो मासेस कभी रिपेल नहीं करते, सिर्फ क्या ही करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब अर्थ से मैं बहुत बहुत दूर चला जाऊं तब भी अर्थ मेरे ऊपर थोड़ा बहुत फोर्स लगा रही होगी। तो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है जहां पर जाने के बाद ग्रेविटेशन फोर्स लगना बंद हो जाता है। सो इट्स ए लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, और इट इज वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये मैं आपको अभी समझाऊंगा कि एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स कमजोर होता है। ठीक है, तो लेट अस सी। तो अगला फोर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और आप देखेंगे कि जो आपका सोलर सिस्टम है या यूनिवर्स है उसमें मोस्ट ऑफ द बॉडीज दे आर इंटरैक्टिंग विथ which type of force, the gravitational force. So gravitation force एक बहुत ही important force है ना, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें चल रही है इस यूनिवर्स के अंदर। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसके ऊपर ढेर सारी थ्योरीज हैं, साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, पर अभी तक भी कोई थ्योरी को फुल एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। तो खैर हम बाद में सोचेंगे ये सब। तो अगला टर्म है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये दूसरा फंडामेंटल फोर्स है। ठीक है, पहला अपन ने ग्रेविटेशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इन्हें अपन अलग अलग क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आप जोड़ के नहीं देख सकते। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या है, आप इनकी फील कैसे ले सकते हैं, आप इनकी फील ले सकते हैं। मान लो आपने गुब्बारा है ना, बैलून में हवा भर दी हमने, ठीक है, और उसे हमने अपने सूखे बालों पे रगड़ दिया है ना, ड्राई हेयर्स पे रब किया हमने, और उसे हम एक दीवार पे
के पास लेके गए तो हम देखते हैं वो उससे स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, ओके, नीचे नहीं गिरता है। दूसरा एग्जाम्पल अपन समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके ड्राई हेयर है ना, आपने कॉम्बिंग किया तो आपका जो कॉम्ब है, कंघी है, वो क्या करता है, बालों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। यस, फिर आप ड्राई हेयर के ऊपर कॉम्बिंग करिए और फिर उस कॉम्ब को आप कागज के टुकड़ों के पास लेके जाइए तो वो कागज के टुकड़े भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उस कॉम्ब से। तो ये सब कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम सोच सकते हैं कि देयर इज समथिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नाउ यू मे आर्ग्यू कि भाई मैंने कागज के टुकड़े बिखेर दिए और मैं सूखे बालों पे कंघी किया और मैं वो कागज के टुकड़ों के पास ले गया, टुकड़े उछल रहे हैं, चिपक रहे हैं आके उससे, तो ये तो ग्रेविटेशन फोर्स भी हो सकता है, कंघी का भी मास है, कागज के टुकड़ों का भी है, दो मास अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि दो फाइनाइट मास की बॉडीज के बीच का जो फोर्स है अट्रैक्शन का वो तो नेग्लिजिबल है, उससे ज्यादा फोर्स तो उन कागज के टुकड़ों पे अर्थ लगा रहा है नीचे की तरफ और वो उसको ओवरकम करके ऊपर आ रहे हैं, मतलब कोई और एजेंट है, और जो किससे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स लगा पा रहा है, अर्थ के फोर्स से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए एक बेसिक लॉ आता है, इट्स कॉल्ड द कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, जो चार्जेस की बात करता है, हम बोलते हैं कि द रीजन बिहाइंड दीज फोर्सेस इज समथिंग कॉल्ड चार्जेस, एंड चार्जेस इज आल्सो ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी लाइक मास। ओके, जैसे मास कहां से आया इसको लेके भी बहुत सारी चीजें हैं, तो चार्ज कहां से आया, सेम टाइप से हम मानते हैं कि एक को एग्जिस्ट करते थे। सो चार्ज यहाँ पे मान लीजिए Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इनके बीच में सेपरेशन R है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा कूलम्ब्स लॉ के बारे में, मैं इधर डिटेल बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में मैं बताऊंगा। तो ये रिपेल करा दिया मैंने सेम नेचर के चार्जेस की वजह से, तो कूलम्ब्स ने भी कुछ ऐसा ही बोला कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। नेमिंग समझ गए? पहले जो लिखा है वो कौन सी बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, और दूसरे में जो लिखा है वो है जो फोर्स एक्ट करा रहा है। तो F12 किस पे एक्ट हो रहा है, 1 पे। कौन एक्ट करा रहा है, 2। F21 किस पे एक्ट हो रहा है, 2 पे। एक्ट कौन करा रहा है, 1। तो इतना आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, वेल नाउ इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, F12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F21 इज इक्वल टू F, और ये जो F है इसे आप लिख सकते हैं सम K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, वेयर K is 9 into 10 to the power 9 SI यूनिट्स। ये भी एक कांस्टेंट है पर इसकी वैल्यू 9 into 10 to the power 9 है। तो मैं आपको कंपैरिजन करा दूं, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर टू प्रोटॉन्स। आपने इनके बारे में अगर नहीं सुना है तो घबराए ना, केमिस्ट्री में बताया जाएगा आपको, सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो दो प्रोटॉन अगर मैंने ले लिए, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, दोनों के पास चार्ज है Qp एंड Qp। आई कंसीडर दैम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ओके, या फिर आप कोई भी डिस्टेंस r मान लीजिए इनके बीच में, और इनके पास मास भी है प्रोटॉन के पास, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, आई राइट mp। तो इन पर दो टाइप के फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो ये रिपेल कर रहे होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड अट्रैक्ट कर रहे होंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल। तो अट्रैक्शन मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, और F इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से ये लोग रिपेल कर रहे होंगे, सो आई एम राइटिंग हियर दिस इज Fe। अब इन दोनों की वैल्यू आप लिखिए, तो आपके पास F जो E है वो कितना निकल के आता है, Fe क्या निकलेगा, K चार्ज ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास Fe K Qp का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Fg क्या निकलेगा आपके पास, ग्रेविटेशन, इट इज Gm1m2 बाय R स्क्वायर, सो इट इज G मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, सो यू कैन राइट इट एज G मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास Fe बाय Fg, ये जो नंबर है वो क्या निकलेगा, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा K इंटू
प्रोटॉन के चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी प्रोटॉन के मास का स्क्वायर। अब आपको बता दूं चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको ये कुछ रटना नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जैसे आप थोड़ा फेमिलियर हो जाएं कि फोर्सेस क्या हैं। ओके और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर्स। और आप देखिए तो क्या मिलता है जब आप पुट करेंगे तो Fe बाई एफ जी ये 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, इंटू 1.6 10⁻⁻19 है ना, और नीचे आ रहा है 6.67 10⁻11 और इधर आ रहा है मास विच इज 1.67 10⁻⁻27 और इस नंबर का क्या हो रहा है स्क्वायर। मैंने QP बाई MP का स्क्वायर कर दिया। तो मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, आपको आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है ना। ये नंबर ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 10⁻20 9 बाई -11 और यहाँ मिल रहा है ये ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएगा, ऑर्डर की बात कर रहे हैं अपन, इंटू -19 है ये और ये 27 है तो 8 आ जाएगा, 8 का होल पावर 2 तो 16 हो जाएगा। तो आपको लगभग ये किस ऑर्डर का मिल जा रहा है 36। सो आप ये बात यहाँ पे बड़े आराम से देख सकते हैं कि दो प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशन कितना आ रहा है 10 की पावर 36। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो आप सोच पा रहे हैं कि ग्रेविटेशन कितना वीक है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पर क्या ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिक्चर में तब आएगा जब बॉडी के पास कुछ नेट चार्ज होगा। न्यूट्रल बॉडीज पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, ठीक है। और यूनिवर्स में जितना हम जानते हैं मोस्ट ऑफ द बॉडीज आर न्यूट्रल, उनके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव है, तो दे डोंट इंटरैक्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं? ग्रेविटेशन। बट हाँ, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात की जाए तो वो ग्रेविटेशन फोर्स से काफी स्ट्रांग है। आप लोग ये समझ गए? सो ये बात आप नोट कर सकते हैं, आपको रटना यहाँ कुछ भी नहीं है। अब अपन लिख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में प्रॉपर्टीज। लिखिए, इट कैन बी अट्रैक्टिव, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। अगेन डिटेल हम कहां पढ़ेंगे? पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट है ना, जो हम 12th की फिजिक्स में पढ़ेंगे। सो इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। दूसरा, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज आप समझ ही गए, तो दो चार्ज पार्टिकल्स को आप कितना भी दूर रख दें, दे विल एक्सपीरियंस सम फोर्स ड्यू टू ईच अदर। हाँ, जितना दूर रखेंगे उतना फोर्स कम होता जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखने वाले हैं, दे आर फील्ड फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स। तो ये सिमिलैरिटी है बिटवीन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कि दोनों कैसे हैं, ये फील्ड फोर्स हैं, इनको कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब हम इन्हें कैसे एक्सपीरियंस करते हैं अपनी रियल लाइफ में, तो मैं आपको एक बात समझा दूं कि जैसे ग्रेविटेशनल पुल के अलावा हम जो भी पुल या पुश क्रिएट कराते हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। जैसे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज ये मोबाइल फोन है, ठीक है, इस मोबाइल फोन को मैंने यहां पर रखा, ओके, और इस मोबाइल फोन को मैं ऊपर उठा रहा हूं, ठीक है। तो मैं मोबाइल फोन पे किस टाइप का फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं आपको समझा दूं कि मोबाइल फोन की जो सरफेस है वो भी कुछ मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलके बनी है, मेरा हाथ भी कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बना है। जब मैंने इस पे प्लेस किया तो उनमें माइन्यूट चार्जेस आ गए वहां पे, वेरी स्मॉल प्लस, वेरी स्मॉल माइनस, और एक एस्टैब्लिशमेंट हो गया हम दोनों के बीच में, ठीक है। और इसकी वजह से इसमें मोबाइल को मैं ऊपर ले जा पा रहा हूं। दूसरी बात, जब मैं इस मोबाइल को ऊपर ले जा रहा हूं तो मेरी मसल्स भी कुछ फोर्स जनरेट कर रहे हैं।
तो वो मसल्स भी किस टाइप से फोर्स जनरेट कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ चार्जेस अपीयर हो रहे हैं एंड दे आर क्रिएटिंग द फोर्स। आपके पास एक रोप है, यस, आप उस रोप को खींचते हैं तो रोप कुछ टेंशन ले सकती है, आप रोप की मदद से कुछ चीजें उठा सकते हैं। बहुत पुराने समय से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं रस्सियों का, है ना, कुछ खींचने के लिए। तो वो रोप कैसे वो फोर्स विस्टैंड करती है, तो वो भी किस नेचर का फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स है। ठीक है, तो आप किसी को भी धक्का मारे अपने हाथ से या कुछ भी खींच रहे हैं, है ना, जो आप वॉक कर रहे हैं सरफेस पे जो फ्रिक्शन है, ये सारे जो फोर्सेस हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को आप छोड़ दें, हालांकि हम ग्रेविटेशनल पुल बाकी ऑब्जेक्ट से भी एक्सपीरियंस करते हैं पर वो हम निग्लिजिबल है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ दें, उसके अलावा हम जितनी भी रियल टाइम फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं वो सब किस कैटेगरी में फिट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हम घिरे हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से भी। ठीक है, तो लिख लीजिए ये बात यहाँ पे नोट में, ऑल मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पर जो हमें दिखाई देते हैं, माइक्रो मतलब छोटे, ऑल मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस except gravitational are electromagnetic in nature, which we experience as pull or push in real life, which we experience as pull or push in real life. For example, friction, normal force। ओके, मैं सरफेस यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ हूं, तो प्लेटफॉर्म मेरे ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, वो नॉर्मल फोर्स है। फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, आप स्प्रिंग समझते हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस करा दिया तो स्प्रिंग बाहर की तरफ फोर्स लगाती है, और उसे खींच लिया तो वो अंदर की तरफ फोर्स लगाती है, तो स्प्रिंग फोर्स। टेंशन इन ए स्ट्रिंग और रोप, टेंशन इन ए स्ट्रिंग और रोप। मस्कुलर फोर्स, जो हमारी मसल से हम फोर्स क्रिएट करते हैं, जंप करना चाहते हैं हम या फिर कुछ उठाना चाहते हैं, धक्का मारना है, कुछ खींचना है, तो जो मसल्स हमारे जो फोर्स क्रिएट करते हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के। ठीक है, वेल, तीसरा जो फोर्स है फंडामेंटल कैटेगरी में, उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। तो अब हम बात करेंगे थर्ड फोर्स, विच इज न्यूक्लियर फोर्स। अब मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाने वाला हूं मैं इसके, आप सिर्फ इसके बारे में कुछ बातें लिख लें। तो लिख लीजिए, it is the strongest force, it is the strongest force which acts, या ऐसे लिख लीजिए फुल स्टॉप, it acts between two nucleons, it acts between two nucleons। और न्यूक्लियंस में कौन कौन आते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, आपको न्यूक्लियस के बारे में केमिस्ट्री में बताया जाएगा और फिजिक्स में भी मैं बताऊंगा आपको, मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और कंबाइंड दे आर कॉल्ड न्यूक्लियन। तो हमने लिख लिया, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड इट एक्ट्स बिटवीन टू न्यूक्लियंस, इट इज अट्रैक्टिव, strong nuclear force, it is attractive in nature, but it is a short range force, it is a short range force, that is its value is significant, only when separation between two nucleons is of the order of Fermi। अब आपको मैं बता दूं फर्मी क्या होता है। फर्मी इज 1 फेम्टोमीटर, मैंने आपको प्रीफिक्स पढ़ाए थे। सो फर्मी
1 फर्मी इज 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ लिए हैं तो रदरफोर्ड मॉडल बताता है न्यूक्लियस के साइज के बारे में, और वहां से हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस का साइज कुछ इसी ऑर्डर का है, 10 टू द पावर -15 न्यूक्लियस का जो डायामीटर है। तो जो न्यूक्लियॉन्स है, मान लीजिए आप प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर 10 टू द पावर 15 के ऑर्डर का है, तब इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। हालांकि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करते हैं पर फिर भी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। रिपेल क्यों करते हैं? क्योंकि इनके दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा फोर्स लग रहा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन फोर्स। पर फिर भी वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो कैसे जस्टिफाई करोगे कि उससे भी स्ट्रॉन्ग उनके बीच में क्या लग रहा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स की तुलना करें अगर अपन ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ, तो न्यूक्लियर सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर कौन आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और फिर कौन आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बट न्यूक्लियर के साथ प्रॉब्लम क्या है? न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज फोर्स है। जैसे ही प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की गैप बढ़ती है, इवन जब ये गैप नैनोमीटर के ऑर्डर की हो जाए, तब भी ये नहीं लगता या फिर बहुत कम लगता है। ठीक है, तो फिर कौन सा फोर्स ही इनके बीच में डोमिनेट करने लगता है? फिर दिस रिपल्शन फोर्स, दिस कूलोम्बिक रिपल्शन बोल सकते हैं अपन, या फिर रिपल्शन वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करता है। तो ये सिर्फ कब तक ही कंसीडर करना पड़ेगा अपने को न्यूक्लियर फोर्स? ठीक है, कि जब तक हमारा सेपरेशन बहुत छोटा है। इसे आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए एक डॉन है जो अपने मोहल्ले में बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उसके एरिया में अगर कोई मिनिस्टर, एमएलए वगैरह भी कोई आता है, लेकिन वो डॉन का इन्फ्लुएंस इतना है कि वो वहां कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, बट उस मोहल्ले के बाहर उस डॉन की कोई पहचान नहीं है। ठीक है, तो उस मोहल्ले में कंपैरिजन करूंगा मैं तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल है, और उस सिटी में कंपेयर करूंगा मैं तो फिर भाई वो एमएलए और जो एमपी है वो स्ट्रांग है। ठीक है, ओके। आखिरी में आते हैं आपके वीक फोर्स। लिख लीजिए चौथी हेडिंग, वीक फोर्स। ये रिसेंटली पता चले हैं हमें वीक फोर्स। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना? पढ़ाऊंगा मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस इन द चैप्टर कॉल्ड न्यूक्लियस इन मॉडर्न फिजिक्स। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जैसे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये भी डिसइंटीग्रेट होते हैं और फॉर्म होते हैं। तो ये भी कुछ पार्टिकल से मिलके बने हैं, ऐसा हमें समझ में आता है वहां पे। तो वो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स रहना चाहिए। तो उन एलिमेंट्री यानी प्रोटॉन से भी छोटे पार्टिकल्स के बीच का जो एलिमेंट्री पुल है उसे अपन वीक फोर्स नाम देते हैं। तो लिख लीजिए, ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस elementary particles like neutron may disintegrate into other fundamental particles so the force between these fundamental particles is called weak force, और ये weakest है। ठीक है, is called weak force। तो अब मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए 4 फोर्सेस आपको बता दिए। हम ना तो न्यूक्लियस की डायमेंशन में जाने वाले हैं, हम मैक्रोस्कोपिक बात करेंगे कि एक बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर या फिर एक बॉल हमने थ्रो कर दी, तो इनकी जो डिस्टेंसेस हैं, साइजेस हैं, वो तो काफी ज्यादा हैं, दे आर इन सेंटीमीटर्स, मीटर्स। तो क्या आपको न्यूक्लियर फोर्स कंसीडर करने की जरूरत है? नहीं। क्या आपको वीक फोर्स कंसीडर करना है? नहीं भाई, वो तो और भी कम डिस्टेंस पे एक्ट होता है। आपको ये बात समझ में आ रही है ना? तो आप हमें सिर्फ 2 फोर्सेस के बारे में अभी बात करनी है, ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, और ग्रेविटेशन में भी किसका ग्रेविटेशन कंसीडर करेंगे? अर्थ का। और बाकी बचे हुए सारे फोर्स किस कैटेगरी में जाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आज हमने बहुत बेसिक से बातें की है। तो अगले क्लास से यानी कल से आप एक्चुअली स्टार्ट करेंगे हम क्लासेस, ठीक है, फोर्सेस की। और हम कल बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनाते हैं और लॉज ऑफ मोशन की।
So I hope you enjoyed this lecture. Thank you.